स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब दोस्तों CDP के फिर 200 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम सब दोस्तों लगभग 20 मिनट में 200 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये दोस्तों पार्ट 2 है। पार्ट 1 को हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरीके से हम सब दोस्तों आप सबके लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन को उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत सेफेलोकार्डल क्या कहता है? विकास जो है सिर से पैर की तरफ होता है। सभी दूरस्थ विकास फ्रैक्सोवर्जिस्टल का क्या अर्थ होता है? विकास जो है केंद्र से बाहर की तरफ होता है। अवृद्धि और विकास में मुख्यतः क्या अंतर है? अवृद्धि आपका मात्रात्मक होती है जबकि दोस्तों विकास आपका मात्रात्मक या गुणात्मक दोनों होता है। विकास की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? विकास की प्रक्रिया दोस्तों गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? दिमाग में जानकारी के व्यवस्थित पैकेट संरचना को दोस्तों स्कीमा कहा जाता है। आत्मसातीकरण क्या है? पुरानी जानकारी में नई जानकारी को सीधे जोड़ना है दोस्तों, आत्मसातीकरण कहलाता है। समायोजन क्या है दोस्तों? नई जानकारी के हिसाब से अपनी पुरानी सोच स्कीमा में बदलाव करना ही आपका समायोजन कहलाता है। जीन पियाजे के अनुसार जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? टोटल इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। वस्त स्थायित्व किस अवस्था में आता है दोस्तों? संवेदीगामक अवस्था जो कि सेंसरी मोटर स्टेज है, 0 से लेकर 2 वर्ष तक बच्चों में देखने को मिलता है। अहम केंद्रित सोच किस अवस्था में विकसित होती है? 2 से लेकर 7 वर्ष तक बच्चों में विकसित होती है, जिसे हम पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। संरक्षण का गुण किस अवस्था में विकसित होता है? मूल संक्रियात्मक अवस्था जो कि आपके 7 से 11 वर्ष तक अवस्था होती है। अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी होती है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे होते हैं। जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया? जेडपीडी का सिद्धांत लेवागोस्की ने दिया है। इसका फोल्डिंग ढांचा पाठ क्या है दोस्तों? बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी सहायता को ही इसको फोल्डिंग कहते हैं। वागोस्की के अनुसार विकास के 3 मुख्य कारक कौन कौन से? समाज, संस्कृति और भाषा। प्राइवेट स्पेस निजी वाक्य की अवधारणा किसने दिया था? वागोस्की ने दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। कोहलबर्ग के अनुसार गुड बॉय नाइस गर्ल अभिन्यास किस स्तर पर होता है? पारंपरिक स्तर पर होता है, कन्वेंशनल लेवल पर होता है। कैरल गिल्गन ने कोहलबर्ग के किस सिद्धांत की क्या आलोचना किया था? उन्होंने इसे पुरुष केंद्रित बताया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया था। गार्डनर के अनुसार स्वयं को समझने की बुद्धि क्या कहलाती है? अंतर्वैयक्तिक कहलाती है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहलाती है। दूसरे के मनोभाव को समझने वाली बुद्धि को क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल बुद्धि कहते हैं दोस्तों, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। बुद्धि आईक्यू का सूत्र किसने दिया था? विलियम टर्मर ने दिया था, स्टर्नर ने दिया था दोस्तों, और लुइस टर्मर ने संशोधित किया था इसे। मानसिक आय का विचार किसने दिया था? मानसिक आय का विचार अल्फ्रेड बीने ने दिया था। बाल केंद्रित शिक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? जॉन डेवी माने जाते हैं। सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी कौन होती है? परिवार होता है। सामाजिकरण की द्वितीयक एजेंसी कौन होती है? विद्यालय, सहपाठी, मीडिया, यह सब द्वितीयक एजेंसी के अंतर्गत आते हैं। कोरी पट्टी का विचार किसने दिया था दोस्तों? जॉन लॉक ने दिया था। आनुवंशिकता और पर्यावरण का संबंध कैसा है दोस्तों? विकास बराबर आनुवंशिकता गुण पर्यावरण, मतलब विकास जो बच्चे का विकास होता है पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों के मिक्सर से होता है, दोनों को मिलकर होता है। लिंग क्या होता है? लिंग एक सामाजिक संरचना है। जैविक सत्ता क्या है दोस्तों? जैविक सत्ता सेक्स है। प्रयास एंड त्रुटि का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर किसने दिया था दोस्तों? ये थ्योरी किसने दिया था? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम कौन सा बताया? तत्परता के नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये 3 नियम इनके प्रमुख नियम थे दोस्तों, और बाकी 5 इनके गौण नियम थे। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? इवान पालाव ने दिया था, जिन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किन ने दिया था, जिन्होंने अपना प्रयोग चूहे और कबूतर पे किया था। सूच का सिद्धांत किसने दिया था? सूच का सिद्धांत कोहलर ने दिया था, जो कि अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी बंदर पे किया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूनर ने दिया था दोस्तों, इन्होंने अपना प्रयोग बेबी डॉल पे किया था। अवलोकन संबंधी अधिगम किससे जुड़ा हुआ? अल्बर्ट बंडूरा से जुड़ा हुआ है। अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है दोस्तों? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। निर्माणात्मकवाद के अनुसार ज्ञान का निर्माण कौन करता है? स्वयं विद्यार्थी करता है। अनुबंधन का पिता किसे कहा जाता है? इवान बालाव को कहा जाता है। पुनर्बलन की अवधारणा पर सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया? स्किनर ने दिया था, जिन्होंने अपना प्रयोग कबूतर पे किया है। माइंड मैप का क्या अर्थ होता है? मन के कार्य का चित्र बनाना, अवधारणा को जोड़ना होता है। अधिगम क्या है दोस्तों? अनुभव में अभ्यास के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। परिपक्वता क्या है? एक जैविक स्वाभाविक प्रक्रिया है। समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र क्या है? बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक साथ एक ही छत के नीचे पढ़ाना आपका समावेशी शिक्षा कहलाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है।
डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। डिस्ग्राफिया आपका लिखने से संबंधित विकार है। डिसकैल्कुलिया गणित गणना से संबंधित विकार है। डिस्फेक्सिया दोस्तों डिस्फ्रेक्सिया किससे संबंधित है? सूक्ष्म मोटर कौशल शारीरिक समन्वय विकार से संबंधित है। ऑटिज्म स्वलीनता की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? सामाजिक संप्रेषण में कठिनाई होती है। RPW एक्ट कब लागू हुआ? 2016 में लागू हुआ। इसमें 21 प्रकार की विकलांगता शामिल है। PWD एक्ट कब आया दोस्तों? 1995 आया। इसमें 7 प्रकार की विकलांगता थी। प्रभावशाली बालकों का IQ आमतौर पर कितनी मानी जाती है? 130 से 140 के ऊपर। सृजनात्मक का संबंध किस प्रकार के चिंतन से है दोस्तों? अभिसारी चिंतन से है। अभिसारी चिंतन किससे संबंधित है? बुद्धि से केवल एक ही प्रकार के समाधान खोजने से संबंधित है। सृजनात्मकता के चार मुख्य तत्व कौन कौन से? धारा प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तार है। CWSN का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। वंचित वर्ग के बच्चों को पढ़ाने का सर्वोत्तम रणनीति क्या है दोस्तों? उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना और सहकर्मी अधिगम को बढ़ावा देना। फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सीखने के दौरान सुधार करना। असेसमेंट फॉर लर्निंग। समेटिव असेसमेंट योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सत्र के अंत में ग्रेड अंक देना। असेसमेंट ऑफ लर्निंग। CC का पूर्ण रूप क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है दोस्तों। निदानात्मक का उपयोग क्यों होता है? अधिगम की कमियों गैप्स का पता लगाने के लिए होता है निदानात्मक परीक्षण। उपचारात्मक कब दिया जाता है? निदानात्मक परीक्षण के बाद कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक परीक्षण दिया जाता है। पोर्टफोलियो फाइल क्या है दोस्तों? बच्चे की प्रगति एक निश्चित अवधि का क्रमिक रिकॉर्ड होता है। रूब्रिक्स क्या है? छात्र के काम को मूल्यांकन के लिए एक मार्गदर्शक मापदंड का प्रयोग करना। संज्ञानात्मक परासंज्ञान क्या है दोस्तों? अपनी सोच के बारे में सोचना। आगमन विधि क्या है? उदाहरण से नियम की ओर जाना है दोस्तों, आपका आगमन विधि कहलाता है। निगमन विधि क्या है? तो नियम से उदाहरण की ओर जाना आपका निगमन विधि कहलाता है। आगमन विधि और निगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु हैं। प्रोजेक्ट विधि किसने दी थी दोस्तों? विलियम किलपैट्रिक ने दी थी। खोज हेरिस्टिक विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग है। किंडरगार्टन विधि किसने दिया था? फ्रोबल ने दिया था। मॉन्टेसरी विधि किसने विकसित की थी? मारिया मॉन्टेसरी ने किया था। मस्तिष्क उद्दीलन का तकनीक का उपयोग किस लिए होता है? सृजनात्मकता और नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए होता है। माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण के चक्र की अवधि कितनी होती है? 36 मिनट होती है NCERT के अनुसार। सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? एलन है दोस्तों, एवाइड एलन है। ब्लूम टेक्सोनॉमी के 3 डोमेन कौन कौन से हैं? संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक है। ब्लूम टेक्सोनॉमी का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन है। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण क्या है? आत्मसंतुष्टि या रुचि के लिए पढ़ना। बाह्य प्रेरणा का उदाहरण क्या है? पुरस्कार, ग्रेड या दंड के डर से पढ़ना। मास्लो आवश्यकता पदानुक्रम का उच्चतम स्तर क्या है? आत्मसिद्धि है दोस्तों। संवेग या संज्ञान में कैसा संबंध है? एक दूसरे से नहीं संबंधित है। मैकडोगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ कितनी हैं? 14 है। IT एक्ट 2009 कब लागू हुआ दोस्तों? यह 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। IT एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर PTR कितना होना चाहिए दोस्तों? 3:1 का होना चाहिए। IT एक्ट के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर PTR कितना होना चाहिए? 35:1 का होना चाहिए। IT 2009 के अनुसार एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने घंटे निर्धारित किए गए? 45 घंटे निर्धारित किए हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शैक्षिक वर्ष कितने कार्य दिवस घंटे अनिवार्य है दोस्तों? 200 दिन या 800 घंटे अनिवार्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक वर्ष में कितने कार्य दिवस घंटे अनिवार्य है? 220 दिन या फिर 1000 घंटे अनिवार्य है। यानी कि 2020 में शैक्षिक ढांचा क्या है? 5+3+3+4 है। यानी कि 2020 में दोस्तों फंडामेंटल स्टेज की आयु सीमा क्या है? 3 से लेकर 8 वर्ष तक है, लगभग 5 साल है। फाउंडेशनल की एज कितना होनी चाहिए बच्चों की? 3 से लेकर 8 वर्ष तक 5 साल के बीच में होना चाहिए। NCERT 2005 का मुख्य सूत्र स्लोगन क्या है? शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। NCERT 2005 किस पर बल देता है? रटने की प्रणाली को खत्म करने और ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ने पर बल देता है। NCERT 2005 का निर्माण किसने किया था? यशपाल की अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किसने किया था? कठोरी आयोग ने किया था। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? मातृभाषा होना चाहिए। ZPD का क्या अर्थ है? बिना मदद किए जा ZPD का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बिना मदद किए जा सकने वाले काम और मदद के साथ किए जाने वाले काम के बीच का जो अंतर होता है उसे हम ZPD ही कह लेते हैं।
सीटेड पेडागोजी का सबसे बुनियादी नियम क्या है? बच्चा कभी गलत नहीं होता। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। अगर आप इससे समझ लें, आप सीटेड में पेडागोजी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें यही कहा गया है कि सीटेड पेडागोजी का मतलब होगा तो जो बच्चा है वह गलत नहीं होता। आपके पढ़ाने का तरीका गलत हो सकता है, स्कूल गलत हो सकता है, टीचर गलत हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट गलत हो सकता है, लेकिन छोटा बच्चा वो कभी नहीं गलत होगा। यहाँ पे हम सब 100 क्वेश्चन कवर किए जो कि आपके सीटेड के पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकास का परस्पर संबंध का नियम क्या दर्शाता है? विकास सभी पहलुओं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। गर्भावस्था के बाद पहली अवस्था कौन सी मानी जाती है? शैशवावस्था मानी जाती है, जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्या अर्थ है दोस्तों? बच्चा पहले पूरे शरीर का संचालन सीखता है, फिर अंग विशेष का संचालन सीखता है। बालक का सामाजिक दायरा सबसे तीव्र गति से किस अवस्था में विकसित होता है? किशोरावस्था में विकसित होता है। विकास में अविरामता का नियम क्या कहता है? विकास कभी न रुकने वाली निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की गति हर समय चलती है। गति तेज और मंद हो सकती है, लेकिन रुकता नहीं है विकास। बालक की भाषा सीखने की सबसे संवेदनशील कौन सी अवस्था मानी जाती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। 2 से 6 वर्ष के बच्चों में फ्याजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। किस अवस्था में बालक में तर्क संगत सोच की शुरुआत होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अमूर्त अवधारणाओं का परिकल्पना बनाने की क्षमता किस अवस्था में होती है दोस्तों? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। वाइगोस्की के अनुसार बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? सामाजिक, अंतःक्रिया और सांस्कृतिक की भूमिका होती है। वाइगोस्की के सिद्धांत में सहायता का दायरा किसे कहा जाता है? वह क्षेत्र जहाँ बच्चा किसी बड़े की मदद से नया काम सीखता है, जिसे हम जेडपीडी के नाम से जानते हैं। जहाँ पर जेडपीडी की बात आए, स्कैफोल्डिंग की बात आए, पाठ देना की बात आए, यम के ओ की बात आए, समाज की बात आए, कल्चर की बात आए, भाषा की बात आए, वह सभी आपके वाइगोस्की से संबंधित है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता की वह अवस्था कौन सी है जहाँ कानूनी नियमों का पालन सामाजिक अवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है? वह दोस्तों कानून और व्यवस्था अभिमुखता है। कोहलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य सीमा क्या मानी जाती है दोस्तों? संस्कृत विविधताओं और महिलाओं के नैतिक दृष्टिकोण की उपेक्षा करना। हावर्ड गार्डन के अनुसार प्राकृतिक जीव जंतुओं को गहराई से समझने की क्षमता क्या कहलाती है दोस्तों? उसमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है। संगीतकार और गायकों में किस प्रकार की मानसिक क्षमता अधिक पाई जाती है? संज्ञानात्मक बुद्धि पाई जाती है। बालक के समाजीकरण में खेल का मैदान किस प्रकार की भूमिका निभाता है दोस्तों? द्वितीयक समाजीकरण का भूमिका निभाता है। लैंगिक रूढ़वादिता का क्या अर्थ होता है? समाज द्वारा लड़के और लड़कियों के लिए पहले से तय पारंपरिक भूमिका मानना। जैसे कहा जाए कि दोस्तों सब्जी ला के लड़का जाके मार्केट से सब्जी लाएगा, लड़कियां घर में चाय बनाएंगी, खाना बनाएंगी, तो ये दोस्तों समाज के द्वारा बनाया गया है। कक्षा में लिंग भेदभाव को समाप्त करने का सबसे सही तरीका क्या है दोस्तों? सभी गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों को समान अवसर देना। भाषा और विचार के संबंध में पियाजे क्या मानना था दोस्तों? विचार पहले आता है और भाषा विकास के बाद में होता है। भाषा और विचार के संबंध में वाइगोस्की का दृष्टिकोण कैसा था? भाषा और चिंतन शुरुआत में अलग होते हैं, बाद में दोस्तों एक दूसरे में मिल जाते हैं। ऐसा किसका मानना था? ऐसा आपके वाइगोस्की का मानना था। बालक में स्वनियमन अपने व्यवहार पर नियंत्रण विकसित करने में क्या सहायक है दोस्तों? स्वयं से बातें करना, निजी संवाद। बहुसांस्कृतिक कक्षा में शिक्षक को भाषा के प्रति क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? बच्चे की मातृभाषा का सम्मान और स्वीकार्यता रखना चाहिए दोस्तों। बुद्धि को एक एकल इकाई मानने वाले सिद्धांत प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? अल्फ्रेड वीने थे। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षार्थियों को किस रूप में देखा जाता है दोस्तों? एक सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में पाठचर्या का निर्माण किस आधार पर होना चाहिए? बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर होना चाहिए। व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंध पर आधारित होता है दोस्तों। उद्दीपक का मतलब जैसे हम आपको उदाहरण के जरिए बताते हैं, उद्दीपक का मतलब होता है हमारे सामने भोजन आया तो भोजन क्या है? उद्दीपक है। भोजन को देखकर हम जो क्रिया करते हैं, जैसे हमारा लार टपकाना, ये आपका दोस्तों क्या होता है? अनुक्रिया होता है। थार्डाइक के अनुसार सीखने का तत्परता का नियम क्या दर्शाता है? बच्चा सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होने पर ही तेजी से सीखता है। शास्त्रीय अनुबंधन में स्वाभाविक अनुक्रिया क्या होती है? बिना किसी प्रशिक्षण के स्वाभाविक रूप से होने वाली क्रिया को दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन में स्वाभाविक अनुक्रिया यही कहा जाता है। स्किनर के अनुसार व्यवहार को दोहराने की संभावना कब बढ़ती है दोस्तों? जब व्यवहार के बाद सकारात्मक परिणाम या प्रोत्साहन मिले। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखना किस प्रकार का होता है दोस्तों? अचानक उत्पन्न हुई सूझ या समझ के द्वारा होता है। बंडूरा के अनुसार बालक दूसरे के व्यवहार को देखकर कैसे सीखता है दोस्तों?
अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से सीखता है। सकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है? पूर्व में अर्जित ज्ञान का नए ज्ञान को सीखना ही सहायक होना दोस्तों। ऋणात्मक स्थानांतरण का उदाहरण क्या होता है? पुरानी आदतों को नई विद्या में सीखने में बाधा डालना दोस्तों। नकारात्मक स्थानांतरण का उदाहरण है अधिगम में पठार आने का मुख्य कारण क्या होता है? मानसिक थकान और रुचि की समाप्त हो जाना। भूलने की गति सबसे अधिक कब प्रभावित होती है दोस्तों? विषय वस्तु को सीखने के तुरंत बाद। समावेशी शिक्षा का मुख्य दर्शन क्या है? प्रत्येक बच्चे को उनकी क्षमता के बावजूद समान शिक्षा का अधिकार। पढ़ने में कठिनाई और अक्षरों को उल्टा समझने की समस्या क्या कहलाती है दोस्तों? वाचन वैकल्य कहलाती है। पठन संबंधी विकार कहलाती है। लिखने में अस्पष्टता और हाथ के नियंत्रण में कमी को क्या कहा जाता है? लेखन वैकल्य कहा जाता है। लेखन संबंधी विकार कहा जाता है। गणितीय चिन्हों और गणनाओं को न समझ पाने किस प्रकार का अक्षमता है दोस्तों? गणन वैकल्य डिसलेक्सिया कहा जाता है। एक ही स्थान पर ध्यान न टिका पाना और अत्यधिक चंचलता दिखाना किस विकार का लक्षण है दोस्तों? अवधान की कमी अतिसक्रियता का विकार है। दूसरों से बातचीत करने और संकोच और बार बार एक ही क्रिया दोहराना किसका लक्षण है दोस्तों? स्वलीनता का लक्षण है। दृष्टिबाधित बालकों के लिए कक्षा में किस प्रकार की सामग्री सबसे उपयुक्त होती है? स्पर्शनीय और श्रव्य सामग्री दोस्तों। श्रवणबाधित बच्चों की शिक्षा के लिए किसका प्रयोग लाभदायक होता है? सांकेतिक भाषा और दूरस्थ संकेतों का दोस्तों दृश्य संकेतों का होना चाहिए। टाइपिंग मिस्टेक है। प्रतिभाशाली बालकों की मुख्य पहचान क्या होती है? उच्च बौद्धिक क्षमता और तीव्र ग्रहण शक्ति। सृजनात्मक बालकों का चिंतन किस प्रकार का होता है? लीक से हटकर सोचने वाले विविध चिंतन का। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए गतिवर्धन का क्या अर्थ है दोस्तों? उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? उनके अनुभव को कक्षा में स्थान देना और प्रोत्साहन देना। पिछड़े बालकों की सीखने की गति कैसी होती है? सामान्य बालकों की तुलना में धीमी होती है। हड्डियों और जोड़ों की समस्या से पीड़ित बच्चों किस वर्ग में आते हैं? लोकोमोटर या शारीरिक दिव्यांगता वर्ग के अंतर्गत आते हैं। समावेशी कक्षा में शिक्षक को किस प्रकार की योजना बनानी चाहिए? व्यक्तिगत अधिगम योजना बनानी चाहिए। प्रत्येक बच्चों की आवश्यकता के अनुसार बनानी चाहिए। सीखने के लिए आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण के दौरान बच्चों की कमियों को पहचान कर सुधार करना। सीखने का आकलन कब किया जाना चाहिए? शिक्षण सत्र या पाठ की समाप्ति के बाद। शिक्षण सत्र। सीखने का आकलन का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक होता है असेसमेंट एस लर्निंग। तो उसी का बात करें। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ होता है? शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन करना। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य कार्य क्या होता है? बालकों को सीखने संबंधी कठिनाइयों के कारण का पता लगाना होता है। उपचारात्मक शिक्षण कब शुरू किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण के बाद कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है। पोर्टफोलियो का मुख्य लाभ क्या होता है दोस्तों? पोर्टफोलियो बालक की क्रमिक प्रगति दीर्घकालिक लिखित प्रमाण का मिलना दोस्तों। देखिए पोर्टफोलियो जो होता है उसके बारे में हम तो थोड़ा सा आपको बताते हैं। पोर्टफोलियो का निर्माण शिक्षक कर सकता है, टीचर कर सकता है, आपका अभिभावक कर सकते हैं, बच्चा खुद कर सकता है। पोर्टफोलियो में बच्चे का रिकॉर्ड रखा जाता है। बच्चा बोलने में कैसे, लिखने में कैसे, उसका समस्त रिकॉर्ड इसमें एकत्रित किया जाता है। आगमन विधि में शिक्षण किस दिशा में बढ़ता है दोस्तों? विशिष्ट उदाहरण से समान नियम की ओर बढ़ता है। निगमन विधि में मुख्य विशेषता क्या होती है? पहले नियम बताना होता है, फिर उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना होता है। यह नकारात्मक विधि होती है और आगमन विधि आपका सकारात्मक विधि होती है। प्रोजेक्ट विधि में बालक कैसे सीखता है? वास्तविक जीवन की समस्याओं को स्वयं हल करके सीखता है। अन्वेषण खोज विधि में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? केवल एक मार्गदर्शक और वातावरण के तैयार करने वाली भूमिका होती है एक टीचर की। प्रश्न उत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बालकों में चिंतन और जिज्ञासा को जगाना। विचार आवेश मस्तिष्क उद्दीपन तकनीक का प्रयोग किस लिए किया होता है? नए और मौलिक विचारों को उत्पन्न करने के लिए होता है। अवधारणा मानचित्र का उपयोग किसमें सहायक होता है? जटिल सूचनाओं को सरलीकृत और संरचनात्मक रूप से जोड़ने में सहायक होता है। संज्ञान का क्या अर्थ होता है दोस्तों? ज्ञान को प्राप्ति करने और समझने और संसाधित करने की मानसिक प्रक्रिया से होता है। परासंज्ञान स्वसंज्ञान का क्या अर्थ है दोस्तों? अपनी ही सोच और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचना। लोकतांत्रिक कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? जहां सभी बालकों को अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। शिक्षक केंद्रित कक्षा की मुख्य कमी क्या है दोस्तों? इसमें बालक निष्क्रिय श्रोता बने रहता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? शिक्षण सामग्री को मनोरंजन और अर्थपूर्ण बनाना। सहयोगात्मक अधिगम में बालक कैसे सीखता है? समूह में एक दूसरे की मदद और चर्चा करके सीखता है। सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भावी शिक्षकों में विशिष्ट शिक्षण कौशल का विकास करना ही होता है। शिक्षण चक्र में पुनः योजना
का चरण कब आता है? प्रतिपुष्टि फीडबैक मिलने के बाद आता है। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे पहला स्तर कौन सा होता है दोस्तों? ज्ञान स्मरण करना स्तर होता है। ब्लूम के वर्गीकरण में चिंतन का सबसे उच्च स्तर कौन सा होता है? सूजन नया निर्माण करना होता है, सृजन होना चाहिए दोस्तों। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? कठिन अवधारणाओं को मूर्त और स्पष्ट बनाने के लिए किया जाता है। शिक्षण में ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना किसका मुख्य सिद्धांत है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का सिद्धांत है, एनसीएफ का सिद्धांत है दोस्तों। आंतरिक प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या होता है? व्यक्ति की अपनी आत्मसंतुष्टि और रुचि होता है। बाह्य प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या होता है? पुरस्कार, प्रशंसा या दंड का डर होता है। मसलों के अनुसार मानव की सबसे प्राथमिक आवश्यकता कौन सी होती है? शारीरिक आवश्यकता होती है, जैसे भोजन, पानी, नींद आदि। मसलों के सिद्धांत में उच्चतम स्तर की आवश्यकता कौन सी है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। संवेग का हमारे चिंतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तीव्र संवेग चिंतन और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करने का प्रभाव पड़ता है। ज्ञान और संवेग का संबंध कैसा माना जाता है दोस्तों? दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े और प्रभावित होने वाले हैं। मूल प्रवृत्तियों के संवेग के आधार पर किसने माना था दोस्तों? विलियम मैकडूगल ने माना था। भय और संवेग उत्पन्न करने वाले बालक में कौन सी मूल प्रवृत्ति जागृत होती है? पलायन दोस्तों। सफलता की इच्छा रखने वाले बालकों में किस प्रकार का प्रेरणा पाई जाती है? उपलब्धि प्रेरणा पाई जाती है। सीखी गई असहायता इसकी स्थिति में बालक का व्यवहार कैसा हो जाता है दोस्तों? वह प्रयास करना बंद कर देता है और मान लेता है कि सफलता असंभव है। आत्म प्रभावकारिता का बालक के अधिगम पर क्या प्रभाव असर पड़ता है? अपनी क्षमता पर विश्वास होने से बालक कठिन कार्यों को भी काफ़ी प्रयास जारी रखता है। व्यक्तित्व का उन्मुखी और बहिर्मुखी का वर्गीकरण किसने दिया था दोस्तों? कार्ल जंग ने दिया था दोस्तों। सृजनात्मकता और बुद्धि में सामान्यतः कैसा संबंध पाया जाता है दोस्तों? धनात्मक संबंध एक सीमा तक पाया जाता है। बालक में संवेगात्मक स्थिरता विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बालक को सुरक्षित और स्वीकृत माहौल देना चाहिए। अधिगम में पुरस्कार का उपयोग किस रूप में होना चाहिए? केवल आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाने वाले एक साधन के रूप में, न कि मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए होता है। दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम मुफ्त शिक्षा का आयु सीमा क्या है? 6 से 18 वर्ष तक बच्चों के लिए। राष्ट्रीय पाठचर्या का रूपरेखा किस बात का कड़ा विरोध करता है? रटंत प्रणाली पुस्तक केंद्रित शिक्षा को दोस्तों विरोध करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य लक्ष्य क्या है? सभी बालकों को गुणवत्तापूर्ण और लचीला शिक्षा प्रदान करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस भाषा में शिक्षण को प्राथमिकता दी गई है? मातृभाषा स्थानीय भाषा में दिया गया है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार परीक्षा प्रणाली में क्या बदलाव होना चाहिए? परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा के जीवन से जुड़ा होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार प्राथमिक विद्यालय बालक के घर से कितनी दूरी पर होना चाहिए? लगभग 1 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बालकों के समग्र विकास के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड सिफारिश की गई है? 3 से 60 डिग्री बहुआयामी कार्ड का सिफारिश किया गया है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य किस कक्षा तक प्राप्त करने का रखा गया है? कक्षा 3 तक प्राप्त करने का रखा गया है। शिक्षक के लिए सीटेट परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या जांचना चाहिए? बालकों को समझने की क्षमता, शिक्षण शास्त्र का ज्ञान और व्यावहारिक दृष्टिकोण को जांचना चाहिए। यहाँ पे हम सब दोस्तों सब क्वेश्चन को कवर किए। चैनल पर नए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।